हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस में भी पढ़ रहे हैं क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। लास्ट क्लास में डिटेल में हम लोगों ने क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको। क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जेईई मेन में, एडवांस में, नीट में और खास करके बोर्ड में, 12th का जो बोर्ड होता है उसमें बहुत पूछता है। तो इस टॉपिक पर भी बिल्कुल कमांड होना चाहिए। क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के अनुसार एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा और सॉल्यूट नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो 100% डिसोसिएट कर जाता है आयंस में। और चूंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो आयंस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इंट्रैक्शन फोर्स आयन आयन के बीच में नहीं लगता। तो ये जो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक दूसरे का इंडिपेंडेंटली मूव करता है कि नहीं। तो यही लॉ है क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसके नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एक वीक 100% डिसोसिएट करेगा आयंस में और एक दूसरे का इंडिपेंडेंटली मूव करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी एक आयन है, जैसे H+ कह दिया, तो H+ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो किसी भी एक आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है कि इस सोर्स से आ रहा उससे कुछ लेना देना नहीं है। H+ स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू वही होगा। अगर वीक से आएगा तो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू H+ का उतना ही होगा, यानी H+ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू फिक्स होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। और तीसरा पॉइंट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो समेशन होता है, जोड़ होता है किसका, उसी के आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का। और लास्ट वाला पॉइंट पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2 न्यूमेरिकल भी किया था और उसका एप्लीकेशन सीख रहे थे। क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का 2 एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन लास्ट क्लास में सीखा, यदि कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इस लॉ के अनुसार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन सीखा था। आज हम लोग दूसरा एप्लीकेशन सीख रहे हैं क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का सेकेंड एप्लीकेशन। देखोगे बड़ा आसान है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहता है, ये जो क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है उसके हेल्प से कोई एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसकी हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड KSP, KSP का मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उस सॉल्ट का ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, एक ऐसा सॉल्ट जिसकी की सॉल्युबिलिटी ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। इसी को इनऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल सॉल्ट भी कहते हैं, घुलता बहुत कम है, ना के बराबर। तो अब जरा देखो, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जो कि बहुत कम घुलता है, यानी इस सॉल्ट का घुला हुआ पार्ट सॉल्यूशन में बहुत कम होगा, अर्थात सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा और सॉल्ट जो कि सॉल्यूट है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो गया, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो गया। तो
तो ऐसा सॉल्ट को हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है कि नहीं? सच सॉल्ट इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड, अर्थात सॉल्वेंट बहुत कम और सॉल्यूट जो कि सॉल्ट है नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इसके लिए हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख सकते हैं। और मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला हमने सिखाया है, क्या होता है भाई? के। किसका के? सॉल्ट का निकाल लें तो के सॉल्ट का ऐसे पढ़ते हैं, के गुने सॉल्ट नहीं है बल्कि के जो है कंडक्टिविटी सॉल्ट का मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइड बाय उस सॉल्ट की, सॉल्ट है क्या? इलेक्ट्रोलाइट, उसकी मोलारिटी, यही लेमडा एम इनफाइनाइट उस सॉल्ट का होगा। ये मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई, तो दोनों का डेफिनेशन तो सेम ही है ना, सॉल्युबिलिटी भी मोलारिटी ही है। तो एक सॉल्ट के लिए जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहो या उसकी मोलारिटी कहो, दोनों बेसिकली सेम है। सॉल्युबिलिटी बेसिकली मोलारिटी ही है, यानी कि मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर लीटर, और सॉल्युबिलिटी भी यही होता है, तो मोलारिटी ही सॉल्युबिलिटी है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी उस सॉल्ट का जिसे हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, अगर के पता हो और उसकी मोलारिटी पता हो, लेमडा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये पता हो कि सॉल्ट का पता हो तो मोलारिटी या सॉल्युबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब जरा देखो, एक जगह हमने पढ़ाया था शुरुआत में ही, कंडक्टिविटी के शुरुआत में ही, कि के और जी जो होता है ना, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव का मतलब इसको कि हमको जोड़ना पड़ता है। ये सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्ट और सॉल्वेंट को मिला करके। यानी क्वेश्चन में यदि के सॉल्ट का जो कि सॉल्यूट है डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहे तो क्या करोगे? सॉल्यूशन का के यदि दिया हुआ है, सॉल्यूशन के में से वाटर का के को घटा दोगे। सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, जैसे के लिखना है सॉल्यूशन का, तो किसके किसके के समेशन के बराबर होगा? सॉल्यूट का के, सॉल्यूट क्या? सॉल्ट, और वाटर का, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन का के दिया तो के सॉल्यूशन में से वाटर का के को हम घटा देंगे, तो के किसका आ जाएगा? सॉल्ट का, जो कि सॉल्यूट का है। क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, यदि सिर्फ सॉल्यूशन का दिया और वाटर का नहीं दिया, क्वेश्चन में यदि सिर्फ सॉल्यूशन का के दिया और वाटर का नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि वाटर का नेग्लिजिबली स्मॉल के है और सॉल्यूशन का और सॉल्ट का के दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में के सॉल्यूशन का भी दिया और सॉल्वेंट जो कि वाटर का भी दिया, तो सॉल्यूशन में वाटर का माइनस करके हम के सॉल्ट का कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे। और यदि आपके पास मोलारिटी मिल गया, सॉल्युबिलिटी मिल गया, एस मिल गया, तो केस भी बहुत बार कैलकुलेट करना सिखाए और एक न्यूमेरिकल के हेल्प से फिर हम आज सिखाने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इसका एप्लीकेशन, यानी बोर्ड में भी ये पूछता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग बढ़िया से इसका एप्लीकेशन को सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी और केएसपी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा लॉ के हेल्प से? क्लोराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के हेल्प से। पहले क्या करेंगे कि लेमडा एम इनफाइनाइट का फार्मूला लिखेंगे, के का वैल्यू हमें पता रहेगा, 1000 से गुना करेंगे और मोलारिटी से डिवाइड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में लेमडा एम इनफाइनाइट पता है तो यहाँ से मोलारिटी मिलेगा, मोलारिटी ही सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी मिल गया, तो सॉल्ट का केस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही तो अब हम लोग सीखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल के हेल्प से। जितने भी टॉपिक्स हमने 12th का खास करके पढ़ा, हमने
अपने ऐप में 12th वाले में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम भी डाला हुआ है, लेकिन ध्यान रहे 12th के बोर्ड में जो टॉपिक है वो 5 टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। कौन सा टॉपिक है, तो ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। टॉपिक जो है लिक्विड सोल्यूशन जो कि पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि लास्ट क्लास आज चल रही है, इसके बाद फिर केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट। केमिकल काइनेटिक्स की जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक में, बुधवार से ये क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे एनरोल कर चुके, बहुत बच्चों ने एनरोल किया हुआ है अलग क्लासेस में, तो उनके लिए ये सुविधा होगी केमिकल काइनेटिक्स से। ये आज तक सबके लिए था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। और दूसरी बात, जो लास्ट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, यानी 5 टॉपिक पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। 2 टॉपिक हम पढ़ा चुके और 3 टॉपिक कंसिस्टेंटली हम पढ़ाते रहेंगे और डॉट भी सॉल्व करते रहेंगे उनके लिए जो कि आलोक क्लासेस में एनरोल हो चुके हैं। बहुत हमने कम फी, नॉमिनल फ़ी रखा है, तो सारे स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नॉमिनल फी में। आपको बहुत बड़ी सुविधा है, जो बहुत बड़ी सुविधा होती है वो डॉट की सुविधा होती है, और वो डॉट की सुविधा मैंने आपको दिया हुआ है। कैसे भाई, तो आप ऐप में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, दूसरा तरीका व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तीसरा तरीका हमें आप फ़ोन भी करके अपना डाउट क्लियर कर सकते, और फिर मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने पे किया हुआ है। एक चीज और, ये जो आलोक क्लासेस है आज तक बिल्कुल फ्री है, यानी कि सब लोग इसको अप्रोच कर पा रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स है सब देख पा रहे हैं। लेकिन ये 3 दिनों में मैं रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ 12th बोर्ड के लिए, एक बैच हमने फिर से वही वाला बनाया है। तो रिस्ट्रक्चर के क्रम में सिर्फ अब वही स्टूडेंट्स कल से उसमें रहेंगे जिन्होंने उसको एनरोल किया हुआ है, और 3 दिनों का आपके पास टाइम है कि नहीं। आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी बेसिकली 31st तक एनरोलमेंट। मैं मात्र पैसा मैं बता ही चुका हूँ 500 12th बोर्ड के लिए। 12th पूरा 100% कंप्लीट, चाहे बोर्ड हो, नीट हो या एडवांस हो, 12th का पूरा 5 टॉपिक एंड प्लस 11th का भी कुछ टॉपिक हमने उसमें डाला हुआ, हटाएंगे नहीं, वो आपके लिए है। सारा टॉपिक, सारे जितने भी मटेरियल है वो भी 11th और 12th मटेरियल, तो सारा पूरा का पूरा जितने भी कोर्स के मटेरियल हैं वो आपके वहाँ पर पड़े हुए हैं, प्लस बोर्ड के क्वेश्चंस भी उसमें जाएंगे। लास्ट ईयर के जो पेपर जो पूछा था वो भी उसमें हम रखेंगे, है कि नहीं। तो ये ध्यान रहे, तो 3-4 दिनों का आपके पास टाइम है लिमिटेड पीरियड के लिए, और फिर 1 सितंबर से हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि फी आपका डिफरेंस हो सकता है। तो चलो भाई, एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 given lambda m इनफाइनाइट Ag प्लस का दिया हुआ है 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इट इज गिवन lambda m इनफाइनाइट CrO4 2 माइनस, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। के दिया हुआ है सॉल्यूशन का 0.004 साइमन पर सेंटीमीटर, के दिया हुआ है वाटर का 0.001 साइमन पर सेंटीमीटर। यानी ये डेटा दिया हुआ है उस सॉल्ट का। सॉल्ट कौन है? Ag2CrO4 जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और इस डेटा के हेल्प से उसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है और उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी Ksp का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और लॉ क्या है? कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के हेल्प से इससे हमें कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है।
तो अभी हमने कैलकुलेट करना सिखाया, लेमडा एम इनफाइनाइट अगर दिया है और के में 1000 से गुना करके मोलारिटी से डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, और मोलारिटी जो आएगा वही सॉल्युबिलिटी होगा। तो सर्वप्रथम हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है लेमडा एम इनफाइनाइट। किसका? सॉल्ट का। सॉल्ट कौन है? Ag2CrO4, इसी का तो निकालना है। कौन सा लॉ लगाओगे? क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या कहता है? इसके जो आयन्स है उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के समेशन के बराबर होगा। कौन आयन है? Ag प्लस। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस Ag प्लस का लिख दिया, क्वेश्चन में दिया है Ag प्लस का, कहाँ दिया? ऊपर में दिया हुआ। एन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्रोमेट आयन का। क्या सिखाया था? सीधे सीधे जोड़ते हैं? नहीं, मोलर कंडक्टेंस के लिए देखें कि आयन की संख्या कितनी है। क्रोमेट आयन तो एक ही है, लेकिन इसको तोड़ने पर Ag का एक आयन नहीं बल्कि 2 आयन आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। यहां पर अब Ag प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू 250 दिया है, तो 2 गुने 250 पुट कर दिया, प्लस क्रोमेट आयन का 500। क्या जिस यूनिट में चाहिए उस यूनिट में दिया? ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल इस यूनिट में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल का वैल्यू आया किसका? सॉल्ट का। कौन सा लगाया? क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ एन। वेरी गुड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला लिख देना है भाई, लेमडा एम इनफाइनाइट का, जो कि आ चुका। क्या फॉर्मूला? के। किसका के? सॉल्ट का के। तो सॉल्ट का के भी पहले वाला में 0.004 वाला घटा देंगे तो ये सॉल्ट का आ जाएगा, यानी कितना आया? 0.003 साइमन पर सेंटीमीटर। ये आ गया के किसका? सॉल्ट का। अब फॉर्मूला लगाते हैं, लेमडा एम इनफाइनाइट, दोनों में कोई फर्क? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय एस सॉल्युबिलिटी, एंड इट इज इक्वल टू लेमडा एम इनफाइनाइट, जो कि आप क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आयन के अनुसार सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आ गया। कितना आ गया? 0.003 मोल पर लीटर। मोलारिटी का हो या मोल पर लीटर का हो, सॉल्युबिलिटी का हो, सब बात क्या है? सेम है। तो मोल पर लीटर यानी इस सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आपको मिल गया। एक प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये भी सिखाया है और फिर अभी भी सिखाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो इस क्वेश्चन में जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इस स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्या पूछा? स्प्रिंगली सॉल्युबल, और जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसके आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दे दिया, दोनों आयन का, दोनों जोड़ दिया। ये ध्यान में रखते हुए कि Ag का 2 आयन है तो 2 से गुना भी कर दिया, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस तुम्हारे पास सॉल्ट का मिल गया। कितना? 1000। ये मिल गया ना, जोड़ करके 1000 मिला। ध्यान रहे जितना आयन है उससे गुना करना हम नहीं भूलेंगे। अब और क्या चाहिए? के चाहिए। किसका चाहिए? सॉल्ट का चाहिए। क्या सिखाया था अभी कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में, कि सॉल्यूशन वाला के में से पानी वाला को घटा देंगे तो सॉल्ट वाला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दिया के गुने 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। आप बोले थे मोलरिटी एस लिख दिया, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी। मोलरिटी का हो या सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी का हो, दोनों का डिफिनेशन सेम है और दोनों एक ही चीज है। तो वैल्यू को पुट किया, सॉल्युबिलिटी तुम्हारे पास आ गया इतना मोल पर लीटर। तो एस का वैल्यू मिल गया, यानी मोलारिटी या कहो सॉल्युबिलिटी आपको मिल गई। अब जब सॉल्युबिलिटी मिल गई तो यहां से केएसपी का वैल्यू हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी जरा सीखना कि केएसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं सॉल्युबिलिटी से, है नहीं? तो यहां तक हम मिटाते हैं, इसका यूज करेंगे। सॉल्युबिलिटी जो आया उस सॉल्युबिलिटी को हम इस्तेमाल करेंगे केएसपी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में मिल चुका है क्या? एस का वैल्यू, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आ चुका है ना? एस आ चुका है। कितना एस आ गया?
तो 0.003 मोलर का हो या मोल पर लीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ मोलर या मोल पर लीटर सॉलिबिलिटी। ये आपने कैलकुलेट। अब किसी भी सॉल्ट एसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पुराना वाला भी आयोनिक इक्विलिब्रियम का आपका रिवीजन होगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बढ़िया से होता है। देखो बच्चे, किसी का अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम किसी भी तरह से छूट गया हो तो उसको बढ़िया से याद कर लेना है, बढ़िया से उसको देख लेना है उस टॉपिक को अगर समझेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान होगा। चलो भाई, हमें केएसपी कैलकुलेट करना है। क्या होगा, इस वो उसके आयंस में तोड़ देंगे 2Ag+ एंड क्रोमेट आयन CrO4 2-, इस तरह से। और मान लिया कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है, तो S मोल घुला, जो भी घुलता है वो 100% टूट जाता है। तो S घुलेगा तो ये S मिलेगा, और ये कितना 2S। स्टोइकियोमेट्री से ये S घुला, ये 2S, तो ये S मिलेगा। KSP क्या होता है? KSP होता है इसके जो आयंस हैं Ag+ और कौन, क्रोमेट आयन, यानी आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इक्विलिब्रियम पर, और जो आयंस उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा, पावर में 2, और ये 1। अब Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना 2S, तो 2S का स्क्वायर और इसका S यानी मल्टीप्लाइड बाई S, इसका पावर 1 4S³ के बराबर है। यही KSP हो जाएगा। और S आपको पहले पार्ट में मिल चुका है बच्चे, कितना मिला, तो 0.003 या 3 × 10⁻³ यानी कि KSP का वैल्यू आपको बढ़िया से मिलने वाला है 4 × 3 × 10⁻³ का पावर कितना 3, वैल्यू पुट कर दिया इसके लिए। तो ये हो गया 3 तिहाई 9 तिहाई 27 में 4 से गुना करेगा तो 108 × 10 का पावर -9। अगर इस फॉर्मेट में आंसर दिया तो KSP यही हुआ, या फिर ऐसे भी लिख सकता है डेसिमल के पॉइंट पर 1.08 × 10⁻⁷। ये KSP के लिए आंसर हो गया। यानी एक सॉल्ट है तो उसके आयंस में तोड़ दो, जैसे सॉल्ट आयंस में तोड़ दिया, स्टोइकियोमेट्री का ख्याल रखते हुए कि 2 सिल्वर है तो 2 सिल्वर के आयन यहाँ पर आएंगे, क्रोमेट का 1 है तो 1 ही दिया। और फिर सॉलिबिलिटी अगर सॉल्ट का S कहा तो क्या करोगे, अगर ये 2 लिखा तो ये 2S, 1 लिखा तो ये 1S। और उसके बाद KSP के लिए फॉर्मूला होता है जो आयन से उनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और उसका पावर उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इस के रूप में दिया, वैल्यू को पुट कर दिया, S आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किए हुए हैं पहले पार्ट में। तो KSP का वैल्यू आपको निकल करके आ जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत पूछता है, जेईई मेंस, एडवांस और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते ही। हो सकता है कि आपको कोई एक ही पार्ट पूछता है, या तो सॉलिबिलिटी या तो KSP। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए सॉलिबिलिटी और KSP का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा। कैसे सॉल्ट के लिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए क्लोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के हेल्प से। अब इसी में एक टाइट्रेशन है, और वो टाइट्रेशन खास करके महत्वपूर्ण है किसके लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जेईई के लिए, मेंस एडवांस दोनों के लिए और नीट के लिए। ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार अगर समझ में आ गया और दिमाग में छप गया तो आप चाह करके भी नहीं भुला सकते हैं। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पहले समझते हैं, रटने का प्रयास नहीं करते। तो चलो भाई पढ़ते हैं, आज का ही ये लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी ये लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। चलो भाई शुरू करते हैं, बढ़िया से पहले समझोगे इसको। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, टाइट्रेशन का मतलब एक रिएक्शन होता है, धीरे धीरे रिएक्शन होता है। नीचे में एसिड पड़ा हुआ था,
और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बेस ऐड कर रहे थे, तो धीरे धीरे एसिड और बेस का जो रिएक्शन हो रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेट। और जहां पर रिएक्शन पूरा होगा उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। जहां रिएक्शन ना तो एसिड बचा ना तो बेस बचा, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। और वहां पर इंडिकेटर का कलर क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। ये हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसको एंड पॉइंट भी कहते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट लगभग सेम ही होता है, प्रैक्टिकली दोनों को हम सेम लेते हैं। जहां पर रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को विधि को कहते हैं टाइट्रेशन। वहां पर इंडिकेटर इस्तेमाल होता था, इंडिकेटर अपना कलर चेंज होता था, बता देता था कि रिएक्शन पूरा हो गया। लेकिन एक और तरीका है, जबकि हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन पूरा हो गया, एसिड और बेस आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर गए और रिएक्शन पूरा हो गया, एंड पॉइंट आ गया, तो उसके लिए एक और तरह का टाइट्रेशन है, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। और ये किसी भी केस में फेल नहीं करता। इसके स्मार्टनेस इसमें है, इसकी खूबी इसमें है कि ये किसी भी केस में फेल नहीं करता। ये जो इंडिकेटर वाला टाइट्रेशन था, एंड पॉइंट को इंडिकेट करता था, अगर रिकॉल करो तो एक केस में फेल हो जाता था बच्चे। किस केस में, जबकि एसिड और बेस दोनों ही वीक होते थे, उस केस में कोई भी इंडिकेटर सुटेबल नहीं था। लेकिन ये बहुत स्मार्ट है, बहुत इफेक्टिव है, कोई भी एसिड और बेस हो किसी केस में ये फेल नहीं करता, एंड पॉइंट को स्मार्टली इंडिकेट कर देता है। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, यहाँ पर कंडक्टेंस मेजर करते हैं, नाम ही है कंडक्टोमेट्री, यानी कि हम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पर। अब जरा देखो क्या मेजर करेंगे, कंडक्टेंस मेजर किया जाता है, यानी ड्यूरिंग टाइट्रेशन। ड्यूरिंग टाइट्रेशन, इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए बच्चे। ड्यूरिंग टाइट्रेशन कंडक्टेंस, दैट इज जी, इज मेजर्ड। कंडक्टेंस को मेजर, एक बूंद डाला 10 बूंद डाला, उसके बाद कंडक्टेंस को मेजर कर लिया। एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का मतलब जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ना तो एसिड बचेगा ना तो बेस बचेगा। देयर इज शार्प चेंज, देयर इज शार्प, शार्प का मतलब क्या, अचानक, सडन, शार्प चेंज इन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि कंडक्टेंस मेजर किया जाता है, ऐसे समझते हैं एक ग्राफ के हेल्प से। मान लो कि नीचे में एसिड पड़ा हुआ है ना, HCl पड़ा हुआ है, और ऊपर से बेस ऐड कर रहे थे NaOH। अब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा तो कंडक्टेंस चेंज करेगा। एक ग्राफ खींचते हैं, ऊपर में जी, जी का मतलब क्या, कंडक्टेंस, और नीचे में वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जो ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो, NaOH। और इस ग्राफ डिफरेंट वॉल्यूम के लिए जी का वैल्यू आपको मेजर करते जाना है और एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से आया, अभी ऐसे ही मान लो कैसे आता है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जैसे जैसे NaOH डाल रहे थे, कंडक्टेंस का वैल्यू चेंज कर रहा था। एक टाइम ऐसा आएगा कि HCl पूरा का पूरा खपत हो गया, खत्म हो गया, HCl बिल्कुल नहीं बचा, और NaOH तो जो डाल रहे हो बूंद बूंद करके खत्म ही होते जा रहा है। तो HCl खत्म हो गया, इसका मतलब एंड पॉइंट आ गया। तो अचानक से जहां पर एंड पॉइंट आएगा, जहां पर कि ना तो एसिड बचा और डाला हुआ NaOH भी नहीं बचा, और फिर अगर NaOH फिर से डालते हो, यानी एंड पॉइंट के बाद भी बेस को ऐड करते रहते हो, एंड पॉइंट आया और उसके बाद भी बेस को ऐड करते रहते हो, यानी एंड पॉइंट के बाद अचानक से शार्पली चेंज करेगा क्या, कंडक्ट, घट रहा था अचानक से बढ़ जाएगा, या घट रहा था अचानक से कांस्टेंट हो जाएगा, या तो घट रहा था और अचानक से और घटना शुरू होगा, यानी शार्प चेंज होता है, या तो बढ़ रहा था घटना शुरू हो जाएगा। तो जहां पर शार्प चेंज हुआ कंडक्टेंस का, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट,
है कि नहीं? क्या सीखा? जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पर कंडक्टेंस में शार्प चेंज होता है, सडन चेंज होता है, अचानक से चेंज होता है। वो चेंज भी हो सकता था, घट रहा है तो बढ़ जाएगा, बढ़ रहा था तो घट जाएगा, घटते घटते कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट, यानी कि चेंज, सडन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज कर गया। जहां ट्रेंड चेंज कर गया वही आपका एंड पॉइंट कहा जाएगा। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट देखोगे सब ध्यान से, जनरली ये इनऑर्गेनिक में भी पूछता है, कंडक्टेंस ऑफ अ स्मॉलर आयन इज मोर। जितना आयन छोटा होगा उसको रेजिस्टेंस का सामना कम करना पड़ेगा। जितना आयन छोटा होगा उसका सरफेस एरिया छोटा है, तो सॉल्यूशन में मूव करने के लिए कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यानी आयन जितना छोटा जनरली उसका कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। और भी फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि जितना आयन छोटा होगा उसका कंडक्टेंस का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखो यार, साइज की बात करते हैं। साइज की बात, अगर हम 3 आयन लेते हैं के प्लस एक्वस, लेकिन सॉल्यूशन में घुला है, सॉल्वेंट पानी है, के प्लस एन ए प्लस, सोच के बताओगे, ये भी एक्वस है, और एल आई प्लस, ये भी एक्वस है। और अगर हम साइज की बात करते हैं, अगर ये गैसियस स्टेट में होता, सब आयन गैसियस स्टेट में होता, सबसे छोटा कौन होता? लिथियम, फिर सोडियम, सबसे बड़ा के होता। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन है, हाइड्रेटेड रेडियस होता है। इनऑर्गेनिक में पढ़े होगे, जितना आयन छोटा होता है उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होता है, और पानी में जाके उसका साइज उतना बड़ा हो जाता है। ये लिथियम जो सबसे छोटा था, पानी में जाकर के सबसे बड़ा हो जाता है। और सबसे छोटा वाला बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा वाला गैसियस स्टेट में पानी के साथ मिल करके हाइड्रेटेड रेडियस इसका जो सबसे छोटा हो गया। आप सोचते हैं हाइड्रेटेड रेडियस उसका जस्ट उल्टा होता है, छोटा होता उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, और हाइड्रेटेड रेडियस उसका उतना ज्यादा। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन सबसे छोटा था उसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे बड़ा है, और जिसका साइज सबसे बड़ा है उसका कंडक्टेंस सबसे कम होगा। यानी कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछेगा बच्चे, कंडक्टेंस का ऑर्डर यदि पूछा तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या सीखा है? जिसका साइज सबसे छोटा है, यानी के प्लस एक्वस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, फिर किसका? Na प्लस का, सब एक्वस है, और फिर किसका? Li प्लस एक्वस का। यानी कंडक्टेंस जो सबसे छोटा था के प्लस आयन, उसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा। याद रखना, IIT एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, LiCl का, NaCl का, KCl का। सब में Cl है तो Cl का तो कंडक्टेंस सेम होगा। अब हमको देखना था कटाइन का कंडक्टेंस। कटाइन जो सबसे छोटा होगा, वो भी हाइड्रेटेड रेडियस जो छोटा होगा, के प्लस सबसे छोटा, तो उसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। एक पॉइंट तो ये, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हम यहां लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिसको कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में एकदम बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, H प्लस और OH माइनस आयन, कौन कौन सा आयन? H प्लस एंड OH माइनस, इज एक्सेप्शनली वेरी हाई, एक्सेप्शनली वेरी हाई। ध्यान से सुनो, H प्लस और OH माइनस का दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये एक्सेप्शन केस है
जिसमें कि H प्लस और OH माइनस का कंडक्टेंस हाई नहीं बल्कि दूसरे आयन के रिस्पेक्ट में वेरी 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 हाई होता है। H प्लस और OH माइनस का कंडक्टेंस एक्सेप्शनली वेरी हाई होता है। अर्थात इसकी उपयोगिता कहां? उपयोगिता वहां बच्चे, यदि सॉल्यूशन में किसी कारणवश भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा घटेगा, या H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यानी H प्लस और OH माइनस का कंडक्टेंस एक्सेप्शनली बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसका दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब यही काम आने वाला है कि H प्लस यदि सॉल्यूशन में घटेगा, एसिड और बेस में क्या है H प्लस OH माइनस, तो H प्लस घटेगा तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा घटेगा, H प्लस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा ही OH माइनस के लिए सोचेंगे, OH माइनस घटेगा तो कंडक्टेंस घटेगा और OH माइनस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। कम की ज्यादा, इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, घटेगा तो बहुत ज्यादा, बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा। ये लास्ट पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लो। इसी से टाइट्रेशन का कर्व खींचते हैं हम, और जिसको ये याद है तो टाइट्रेशन का कर्व जो हम यहाँ बनाने वाले हैं उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः अपने आप से समझ करके सारा कर्व को खींच सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि दिया हुआ टाइट्रेशन के कर्व में कौन सा कर्व किसके लिए सही है। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो एक एक करके सारा टाइट्रेशन हम लोग लेने वाले हैं। 4 तरह का टाइट्रेशन पॉसिबल है एसिड और बेस के बीच में। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से आपकी शुरू होगी। मोड क्या होगा सर? देखो, मोड 2 तरीके के हो सकता है, या तो यूट्यूब पर हम आ करके और उसको ऐप पर अपलोड कर दें, लेकिन ये सुविधा मैं फिर कर रहा हूँ आलोक क्लासेस में, जिसने इनरोल किया उसी के लिए होगा, या फिर रिकॉर्ड करके सीधे सीधे हम उसमें डाल दें आलोक क्लासेस में। दोनों बात सेम ही होगी, लाइव क्लास लें या वो बात करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जैसे भी होगा, शुरुआत में हो सकता है मैं लाइव लूँ और कुछ रिकॉर्डेड भी उसमें डाल दूँ, यानी हर एक जितने भी रिकॉर्डेड होगा। कोई कुछ बच्चे को ये डाउट था सर जूम पर पढ़ाएंगे, ना भैया ना, जूम पर नहीं, जूम पर बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए कोर्स है जो कि बड़े आराम से एग्जाम देने वाले हैं और जिसको जब मौका मिला उस समय उसको रिवाइज कर लिए, है कि नहीं, उसके लिए। और जूम के लिए बहुत लंबा ड्रामा होता है और बहुत कॉस्टली होता है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है। और जूम में ना इफेक्टिवनेस बहुत कम होता है, क्योंकि इंटरेक्शन कभी उधर से आवाज़ नहीं आ रही, कभी इधर होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जूम के लिए नहीं, जूम से हम नहीं करेंगे। जूम से हम लोग पढ़ा रहे हैं 11th क्लास के बच्चे को केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स में, उसमें हम लोग जूम पर पढ़ा रहे हैं और उनको बहुत धीरे धीरे पढ़ाना है, तो इसलिए उनके साथ दिक्कत नहीं है। आपका तो अब 12th का बोर्ड आएगा नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए बढ़िया से तैयारी होनी चाहिए, हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर एक जगह पड़ा रहे, और जब आपकी इच्छा हो वहाँ से आप देख सकते हैं। कब तक सर वैलिड रहेगा? 1 साल तक मैंने आपको बोला है, या जब तक नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड पूरा ना दें, नीट का एग्जाम, जेईई मेन एडवांस ना दें, तब तक आप एनरोल्ड रहेंगे, यानी कंप्लीटली 1 साल तक आप उस ऐप में एनरोल्ड रहेंगे। सर बीच में छोड़ के जाएंगे? अरे फ्री में जब इतना पढ़ाया, अब तुम पैसे अगर दे रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ के जाऊंगा? अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, उसी का खाते हैं, उसी का ना सकते भाई। जब फ्री में छोड़ करके नहीं गया तो पैसा लेने के बाद हम छोड़ के जाएंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। आलोक सर की एक है इंटीग्रिटी जो कि पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो करते हैं, है कि नहीं? तो उसको ध्यान में रखना है। अब कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन को शुरू ही कर लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसको किस तरह से टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल करें, बहुत इंटरेस्टिंग है।
आप खुद ही सोच सकते हैं, इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। देखो सब बच्चे, टाइट्रेशन 4 तरह का पॉसिबल है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। पहला एक एक टाइट्रेशन हम लोग करते हैं। टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक एक चीज बढ़िया से ध्यान से देखोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन है। ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि टाइट्रेशन के केस में नीचे कौन है और ऊपर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl और स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, तो ये IIT या किसी भी एग्जाम में तुमको बता देगा कि कौन ऊपर से ड्रॉप में ऐड किया जा रहा है और कौन नीचे पड़ा है। तो मैं भी यहां बता दे रहा हूं, ये दिया रहेगा तभी आपका कर्व बिल्कुल करेक्ट आएगा। यानी NaOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जा रहा है किसमें, HCl में। यह स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl जो कि सोल्यूशन उसमें डाला जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। क्या बनेगा, रिएक्शन होगा ना, बनेगा सॉल्ट NaCl और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। H2O क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ना के बराबर डिसोसिएट करता है। अब इसका 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा ऑप्शन ग्राफ का इसका सही है। तो किस तरह से इसका हम ग्राफ खींचे, यही तो हम लोग को सोचना है। देखोगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड, y एक्सिस पर कंडक्टेंस है, जी का मतलब क्या, कंडक्टेंस, और x एक्सिस पर जो डाला जा रहा है क्या, NaOH, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब जो हम पूछते हैं वो मुझे बताओगे, दिमाग में सोचोगे। शुरुआत में बाल्टी में HCl पड़ा हुआ था सोल्यूशन में, आप NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं तो HCl घटता जा रहा है कि बढ़ता है, HCl घट रहा है। अरे कंज्यूम होगा, रिएक्शन होगा, NaOH तो बूंद ब बूंद करके डाल रहे हो, तो NaOH जैसे डाला कि कंज्यूम हो गया। लेकिन HCl जो पड़ा हुआ था उसका अमाउंट सोल्यूशन में घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, कंज्यूम होगा और सॉल्ट बनेगा NaCl। यानी जितना HCl कंज्यूम होगा उतना ही NaCl बनेगा, जितना आयन आएगा उतना ही आयन बनेगा, क्योंकि ये भी 100% होगा Na+Cl- में, तो आयन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो कंडक्टेंस क्या होगा, अभी क्या बताया, तीसरा पॉइंट, सूत्र नहीं महासूत्र है। HCl में कौन सा आयन है, H+। तो यदि आप NaOH डाल रहे हो तो HCl घट रहा है तो H+ भी घट रहा है, HCl घट रहा है तो H+ भी घट रहा है, H+ घटेगा, सोल्यूशन में H+ घटेगा तो कंडक्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा घटेगा। तीसरा वाला सूत्र महासूत्र है, H+ और OH- का कंडक्टेंस एक्सेप्शनली बहुत हाई होता है, यानी H+, अभी H+ कंडक्टेंस भी ड्रास्टिकली घटेगा। ये मान लो यहां पर A था और ये पॉइंट आया B, तो A से B में कंडक्टेंस घटा। ध्यान से देखोगे, ऐसे लिखा रहता है ऑप्शन में, A से B जो लाइन है, इसमें G का मान, G का मतलब क्या, कंडक्टेंस, क्या हुआ, घटा। G घटा, क्यों घटा, चूंकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, है ना इंटरेस्टिंग, घट गया। अब जरा ध्यान सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा बच्चे कि HCl हो गया पूरा खत्म, NaOH डाल रहे थे, HCl तो जितना था उतना था, वो हो गया खत्म, खत्म हो गया मतलब क्या, एंड पॉइंट। अब HCl NaCl का बनना बंद। अब NaOH कीप एडिंग, मतलब यहां पर तुम्हारा HCl खत्म हो गया और उसके बाद भी NaOH डाल रहे हो सॉल्यूशन में, तो स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, और NaOH डाल रहे हो तो OH- डाल रहे हो, NaOH डाल रहे हो तो OH- डाल रहे हो, तो OH- सोल्यूशन में बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। H+ और OH- का कंडक्टेंस एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होता है, यानी सॉल्यूशन में एंड पॉइंट आ गया, HCl खत्म हो गया, OH- अभी भी अगर डाल रहे हो, वॉल्यूम और बढ़ा दिया, किसका, NaOH का, मतलब क्या डाला, OH- बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी B से पॉइंट C। अब BC पॉइंट की बात करो, ऐसे लिखा रहता है ऑप्शन में, G का वैल्यू क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्यों,
चूंकि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, ऊपर में एरो कर दिया मतलब इंक्रीजिंग। तो जहां पर शार्पली चेंज हुआ, अचानक से घटते घटते बढ़ना शुरू हो गया, यानी ये बी वाला पॉइंट बच्चे कौन सा पॉइंट हुआ? एंड पॉइंट हुआ, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। एंड पॉइंट पर कंडक्टेंस का वैल्यू शार्पली चेंज करता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं फिर कर रहा हूँ, लास्ट वाला लाइन को एकदम पकड़े रहना, वही सूत्र है। सूत्र ये है, H प्लस और OH माइनस का कंडक्टेंस हाई नहीं बहुत हाई होता है, और H प्लस या OH में घटेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, H प्लस OH माइनस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। बोलोगे सर यहाँ OH माइनस डाल रहे तो बढ़ रहा था, OH माइनस डाला तो कंज्यूम हो गया ना, वो तो पानी बन गया। बेसिकली H प्लस घटा, जितना OH माइनस डाला H प्लस के साथ रिएक्शन करके H2O बना लिया, तो H माइनस तो कंज्यूम होता है, जो भी डाला कंज्यूम हो गया। घट क्या रहा है इफेक्टिवली? H प्लस सोल्यूशन से H प्लस घट रहा तो कंडक्टेंस घट रहा। अब उसके बाद ये खत्म हो गया, NaOH डाल रहे हो तो OH माइनस बढ़ रहा है, OH माइनस बढ़ेगा सोल्यूशन में तो कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज करेगा। जहां शार्पली चेंज हुआ, अचानक सडन, उसको हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट। स्क्रीनशॉट लो। तो 4 ऑप्शन इस तरह से ग्राफ में दिया रहेगा, ये वाला ग्राफ जो रहेगा वो सही ऑप्शन होगा। तो क्या सर ग्राफ को रट ले? अरे भैया कितना चीज रटोगे, भूल जाओगे, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जिसने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया, वो तो हमेशा ही आंसर सही दे सकता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक तरह का टाइट्रेशन हुआ। अब बाकी जो टाइट्रेशन हम करने वाले हैं ना, आप खुद ही मन बढ़िया से सोच सकते हैं। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, है कि नहीं? एसिड को अभी स्ट्रॉन्ग ही रहने दें और बेस को वीक कर दिया। बेस को इसको हमने वीक कर दिया, NH4OH कर दिया। सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है? ज्ञान की बात, 2 साल पढ़ा कि नहीं? 2 साल में पढ़ते 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 ज्ञान हो गया। एक ही तरह का एसिड और बेस आते रहता है, Cl H2SO4 HI, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। एसिटिक एसिड जो हुआ, ऑर्गेनिक एसिड जनरली जो है वीक एसिड का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। और NH4OH खास करके यही वाला बेस जो हम लोग लेते हैं, अमोनिया का जो बेस होता है, अमोनिया कहो या NH4OH कहो, दोनों सेम ही है, वो एक वीक बेस का एग्जाम्पल है। तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, याद हो जाना चाहिए। NH4OH तो क्या बनेगा? सॉल्ट, NH4Cl एंड वाटर। अब ये मिटाते हैं, मिटा ही देते हैं सब, फिर से सोचते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। ये हमने बिल्कुल मिटा दिया। फिर से ग्राफ को खींचेंगे भाई, समझेंगे। अब जो हम पूछते हैं मुझे बताओ, HCl सॉल्यूशन में पड़ा हुआ था, NH4OH ऐड कर रहे हो, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NH4Cl बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जितना HCl का आयन जाएगा NH4Cl का उतना आयन बन जाएगा। आयंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, पानी तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये HCl से अब कंडक्टेंस क्या क्या लेना देना? आप NH4OH डाल लें, HCl कंज्यूम हो रहा है तो H प्लस घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। HCl कंज्यूम हो रहा है तो H प्लस घट रहा है। अरे भाई H प्लस घटेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? घटेगा। यानी A से B वही रह गया। A से B में हम देखो बार बार लिख रहे हैं, A से B में G का वैल्यू घटा। क्यों घटा? चूंकि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। कोई डाउट नहीं, अभी किए तो वैसे ही। अब जरा आगे की बात करें। एक टाइम तो ऐसा आएगा बच्चे जबकि ये HCl पूरा का पूरा खपत हो गया, खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, बचा ही नहीं। कौन सा पॉइंट? एंड पॉइंट, यानी यहां पर खत्म हो गया HCl, और उसके बाद भी NH4OH ऐड कर रहे हो, NH4OH ऐड कर रहे हो, तो कैसा बेस है? वीक बेस। वीक बेस का मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि ना के बराबर टूटता है, बहुत कम टूटता है। NH4OH से ये टूटेगा ही नहीं, तो OH माइनस ना के बराबर आएगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और NH4Cl पहले से भी सॉल्यूशन में आया हुआ है, तो NH4Cl से कॉमन आयन आएगा NH4 प्लस। कौन सा आयन?
कॉमन आयन है। किसका कॉमन आयन? ये जो NH4OH और डालोगे तो NH4 प्लस जो थोड़ा बहुत आता उसके लिए कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट और भी वीक हो जाता है, गरीब महागरीब हो जाता है, यानी NH4OH ना के बराबर टूटेगा। NH4OH यहां और डालोगे तो ना के बराबर टूटेगा, यानी कि अब सोल्यूशन में आयंस का बनना बंद। ये हो गया खत्म, ये बन नहीं रहा क्योंकि HCl तो है नहीं, तो बनेगा कहां से? अब ये डाल रहे हो तो टूट ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा तो आयंस का बनना बंद, आयंस का बनना बंद, कंडक्टेंस लगभग कांस्टेंट। बी से सी कंडक्ट थोड़ा निग्लिजिबली स्मॉल, लेकिन उसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट। IIT उसको कहता है डज नॉट चेंज मच। देखो ध्यान से, तो बी से सी में जी ऐसे लिखते हैं, डज नॉट चेंज मच। डज नॉट चेंज मच का मतलब ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कारण, चूंकि क्या कारण है भाई कि NH4OH जो है, एक बात है कि वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ना के बराबर टूटेगा, और दूसरा कॉमन आयन जो NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, NH4 प्लस ऑलरेडी दे चुका है, कॉमन आयन के प्रेजेंस में ये और भी नहीं टूटेगा। कॉमन आयन के प्रेजेंस में ये इट ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट, यानी गरीब महागरीब हो जाता है, अमीर उसको बिल्कुल दबा देता है, तो ना के बराबर टूटता है। तो कंडक्टेंस ना के बराबर चेंज करेगा, उसको लिखने का तरीका IIT ऐसे लिखता है, जी डज नॉट चेंज मच। जहां पर अचानक से चेंज हुआ कंडक्टेंस का वैल्यू, बोलो कौन सा पॉइंट? एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट हो गया बच्चे, स्क्रीनशॉट लो, है ना इंटरेस्टिंग। लास्ट वाला पॉइंट एकदम दिमाग में बनाए रखना है, H प्लस और OH माइनस सुपर पावर है। H प्लस और OH माइनस का कंडक्टेंस एक्सेप्शनली वेरी हाई होता है। जब भी H प्लस या OH माइनस में से कोई भी बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, और इनमें दोनों में से कोई घटेगा तो कंडक्टेंस का वैल्यू घटेगा, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। चलो, तो बात तो समझ में आते जा रही है। वो लास्ट वाला लाइन जिसने पकड़ लिया, समझ लो कंडक्टेंस का ग्राफ वाला क्वेश्चन सब सही करके आएगा। और थोड़ा बहुत आयोनिक इक्विलिब्रियम का ज्ञान जो कि हम बताते जा रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट भी लगा, बिग प्लाई से ही गरीब होता है। चलो अगला लेते हैं, 2 कर लिया। चलो अब इसको बिग कर देते हैं, एसिड को। एसिड महोदय है वीक और बेस है स्ट्रॉन्ग। अब क्या होगा भाई? देखोगे सब ध्यान से, कोई वीक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड। सर ये कैसे पता कर लेते हैं कि वीक एसिड है? पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया यार, हमारे साथ इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी ज्ञान हो गया एसिटिक एसिड क्या है, वीक है। और आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक और ज्ञान, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहे वो क्या होगा? वीक, जिसका नहीं दिया वो स्ट्रॉन्ग है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया है। और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये भी पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है भाई। सॉल्ट बनेगा सोडियम एसिटेट CH3COONA। सॉल्ट हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी जो भी घुलता है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। N प्लस वाटर। अब जरा देखो कौन नीचे कौन ऊपर, तो ये IIT में या कहीं पर देता है तो डिफाइन कर देता है, ये नीचे में है, बर्तन में है, सोल्यूशन है इसका, और बेस ऊपर से बूंद बूंद करके इसमें ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस है। SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका ग्राफ हम फिर से खींचते हैं बच्चे। कंडक्टेंस जी का मान, और नीचे में क्या? वॉल्यूम किसका? बेस का, जो कि NaOH है। आपसे हम पूछते हैं एसिटिक एसिड गरीब एसिड है कि अमीर एसिड है? मतलब वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? सबने बता दिया, वीक है, बहुत वीक एसिड होता है, ना के बराबर टूटता है।
तो आयन शुरुआत में थे ही नहीं सॉल्यूशन में, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था तो उसमें आयंस तो थे ही नहीं, ना के बराबर थे। आयंस नहीं थे तो कंडक्टेंस का वैल्यू क्या था, कम था, थोड़े बहुत होंगे, 1-8% टूटा तो थोड़े बहुत आयंस है, ना के बराबर है तो कंडक्टेंस कम होगा। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना है, सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये 100% टूटेगा, 100% टूटेगा। पहले आयंस बहुत कम थे लेकिन इसके 100% टूटने से ये बना और टूटा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, बढ़ेगा। और कभी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। यानी कि ये पॉइंट्स कह दो ए, तो इसका कंडक्टेंस बढ़ा, ए से बी में कंडक्टेंस आपका बढ़ा। तो ए से बी में, मैं फिर कह रहा हूं, शुरुआत में कंडक्टेंस क्यों, क्योंकि ये गरीब था, वीक एसिड है तो आयंस बहुत कम था, इसलिए कंडक्टेंस बहुत कम था। आयंस ही बहुत कम था, H प्लस भी बहुत कम था, ना के बराबर था। तो ए बी में जी का वैल्यू बढ़ा, क्यों, ये रीजन देखो हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, CH3COONA इज प्रोड्यूस्ड। तो इससे होने से क्या हुआ, इसके होने से आयंस बढ़ ना गए, आयंस की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा बच्चे की, ये हो गया खपत, कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, एसिटिक एसिड कंज्यूम हो गया, रिएक्शन पूरा होगा, बचा ही नहीं ये, तो कौन सा पॉइंट, एंड पॉइंट हुआ। और उसके बाद भी यहां पर खत्म हो गया, उसके बाद भी क्या ऐड कर रहे हो, NaOH, यानी NaOH उसके बाद भी ऐड कर रहे हो, तो क्या ऐड कर रहे हो, OH माइनस। NaOH स्ट्रॉन्ग से तो जो भी डालोगे 100% छूटेगा, तो यहां इसके बाद OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ेगा सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, शार्पली इंक्रीज करेगा। पहले भी बढ़ रहा था लेकिन अब और शार्पली, स्लोप देखो और बहुत ज्यादा हो गया। बी से सी में क्या कारण है, बी से सी में क्यों अचानक से बढ़ा, बी से सी में यही सब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और तुमको टिक मारना होगा, मैच द कॉलम भी देता है। बीसी में कंडक्टेंस इंक्रीज, देखो 2 डबल लाइन डाल दिया, रैपिडली, रैपिडली, क्यों, चूंकि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। जहां पर शार्पली चेंज होता है बच्चे, कंडक्टेंस का बढ़ रहा था और अचानक से और बढ़ना शुरू हुआ, कौन सा पॉइंट, एंड पॉइंट, ये तो सीख रहे हैं। जहां एंड पॉइंट होता है वहां पर कंडक्टेंस अचानक से बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो हर एक पॉइंट को आपको बढ़िया से याद रखना है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये 3 तरह का हुआ। अभी 2 तरह का और देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, नजरें एकदम बिल्कुल टिकी हुई होनी चाहिए। पेशेंस का गेम है, जिसने पेशेंस रख दिया समझ लो कि उसके लिए जीवन आसान है। पेशेंस से पढ़ना है। कुछ बच्चा पेशेंस लूज कर देता है, अरे यार बहुत बोर हो गए, ये हो गया वो हो गया। जिसने पेशेंस को लूज कर दिया उसका नहीं होगा। जिसने स्टडी को भी एंजॉयमेंट बना लिया कि एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, आज जो पढ़ेंगे उसमें मजा आ जाएगा, इधर का उधर कर देंगे, तो समझ लो कि उसकी प्रगति निश्चित है, उसको कोई कभी डिप्रेशन नहीं होने वाला है। और नहीं अरे यार आज फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ऐसा अगर आपने सोचा तो आधा तो आपने कॉन्फिडेंस ऐसे लूज कर लिया। पूरी दुनिया एनर्जी से चलती है, एनर्जी जितना ज़्यादा, इंथुजियाज्म, जिसके पास इंथुजियाज्म है दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। यानी कि प्लेफुल रहो, स्टडी को भी प्लेफुल बनाओ, ऐसा कुछ करे कि लगे कि हंसते खेलते हमने पढ़ाई कर लिया। भार मत बनाओ कि पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़े, पढ़ने जा रहे हैं मजा आएगा, ऐसा सोच करके फिर तो भाई मजा जिसमें आता है फिर ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। चलो अब हम दोनों को पिक कर दें, दोनों को करीब बना दें। अगर याद होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम जिसने क्लास किया था, सिखाया था कि वीक एसिड और वीक बेस के केस में इंडिकेटर फेल कर जाता है, यानी कि कोई भी इंडिकेटर एंड पॉइंट को इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि अचानक से पीएच का चेंज इस केस में नहीं हो पाता। लेकिन कंडक्टोमेट्री टाइटेशन की सुंदरता देखो, ब्यूटी देखो इसकी,
ये कभी भी फेल नहीं करता, कैसा भी टाइट्रेशन हो, एंड पॉइंट पर इसमें कंडक्टेंस शार्पली चेंज होता ही होता है, हर जगह पास करता है। बहुत स्मार्ट है ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। चलो वीक गरीब एसिड लिया, एसिटिक एसिड, एक गरीब बेस ले लिया NH4OH, दोनों वीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड में ये सॉल्यूशन में था, बर्तन में था, और वीक बेस हम ऐड कर रहे हैं। सर ये उल्टा नहीं हो सकता कि ये नीचे ऊपर हो, ये ऊपर से डाले? बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में तुम्हारा ग्राफ का नेचर थोड़ा सा चेंज करेगा, जो ऊपर जा रहा था नीचे जाएगा, उल्टा हो जाएगा ग्राफ। तो ये थोड़ा सोच के भी करना है कि कौन नीचे और कौन ऊपर है। तो ये नीचे में था वीक एसिड और ऊपर से वीक बेस आप ऐड कर रहे हो। चलो इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं? अब बताओ, शुरू कर दें। एसिटिक एसिड NH4OH का आपस में रिएक्शन होगा तो बनेगा CH3COONH4 अमोनिया एसिटेट, सॉल्ट होता है, एंड वाटर। सॉल्ट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाला पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ये वीक एसिड है, गरीब है, तो गरीब है तो ऐसे ही आयन बहुत कम था, तो इसमें आयन सी बहुत कम है, तो शुरुआत में कंडक्टेंस बहुत कम है, मान लो यहाँ कंडक्टेंस था। लेकिन जैसे जैसे बेस ऐड कर रहे हो तो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ए से बी जाने में कंडक्टेंस आपका बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट ए बी में कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ा, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? CH3COONH4। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इज प्रोड्यूस्ड, है कि नहीं? यहां तक तो क्लियर है, जैसे पुराना कर रहे हैं तो वैसे किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे कि ये हो जाएगा खत्म, एसिटिक एसिड खत्म, कौन सा पॉइंट? एंड पॉइंट। और उसके बाद भी यदि NH4OH डाल रहे हो, यानी इस पॉइंट के आगे भी NH4OH, NaOH नहीं, इसको हर जगह बेस कर लेना। बेस चाहे एसिड हो, चाहे बेस चाहे वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो। तो इस बार हम NH4OH बेस डालें, वीक बेस डाल रहे हैं। तो NH4OH वीक बेस जो है, यदि आप कीप एडिंग, ये डालते ही रहते हो, ये डाल रहे हो NH4OH को, तो क्या ऐड करो? वीक बेस। वीक का मतलब क्या? गरीब है, ना के बराबर टूटेगा। ऐसे ये गरीब था, इससे आयन ऐसे भी नहीं आ रहा था, ये खत्म हो गया और इसका बनना बंद हो गया, तो आयंस का प्रोड्यूस होना बंद हो गया। NH4OH वीक बेस से ऐड करके भी क्या कर लोगे? आयंस ही नहीं बनेगा। दो कारण है आयंस ना बनने का। क्या भाई? बी से सी में क्या होगा? NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस ना के बराबर बनेगा, और यहां से टूट करके एक कॉमन आयन आने वाला है, कौन सा? NH4+। एसिटेट आयन भी आएगा, लेकिन NH4+। ये NH4+ आयन आएगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को महावीक बना देगा, गरीब को महागरीब बना देगा। ये भाई साहब बिल्कुल टूट ही नहीं पाएंगे, उठ ही नहीं पाएंगे, तो आयंस का बनना बंद हो गया। तो कंडक्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, डज नॉट चेंज मच। तो बी से सी में जी डज नॉट चेंज मच। डज नॉट चेंज मच का मतलब रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। रीजन क्या? क्योंकि NH4OH is almost does not dissociate। किस कारण से? दो कारण से, एक तो ये गरीब है और दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट। ये कौन सा आयन है? कॉमन आयन NH4+। किसका? NH4OH में जो NH4+ है उसका, तो इसको डिसोसिएट ही नहीं होने देगा, गरीब को और गरीब बना देगा, तो इसका डिसोसिएशन ना के बराबर होगा। अब ना के बराबर होगा तो आयंस का होना हो गया बंद, आयंस नहीं बनेगा तो कंडक्टेंस हो जाएगा कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, डज नॉट चेंज मच। तो इस तरह से जहां पर शार्पली चेंज हुआ बच्चे, ये कौन सा पॉइंट हुआ? एंड पॉइंट। तो ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको नोट कीजिए। यानी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
कौन सा ग्राफ सही होगा हम देखते के साथ उसको बता सकते हैं बहुत बढ़िया से। अब एक केस ऐसा देता है कि एक सॉल्यूशन में एक एसिड नहीं बल्कि दो दो एसिड है, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी है, और ऊपर से बेस ऐड कर दिया। अब उस केस में कैसा ग्राफ होगा वो जरा देख लेते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो आप ही सोच सकते हैं। हम सिर्फ पूछेंगे और आपके दिमाग में फटाफट आते जाएगा। तो लास्ट वाला एक पांचवा केस ले, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मतलब कभी कभी ये पूछ देता है, फिर ये उसको सॉल्व करने वाले वही कर पाते हैं जो इन्होंने की बढ़िया स्टडी किया हुआ है। बहुत जगह तो ये सब तो पढ़ाया ही नहीं जाता, कंडक्टेंस वगैरह, ये जो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन है। चलो भाई, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में अब जो हम ले रहे हैं पांचवा केस जो है वो नीचे में एक एसिड नहीं बल्कि दो एसिड है, एक अमीर दूसरा गरीब, और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। बहुत सारा केस हो सकता है, बस सोचने वाली बात है। एक स्पेशल केस देखो, ये भी कभी कभी पूछता है और सोचने वाली बात है। नीचे में हमारे पास एसिड जो है दो तरह का, एक HCl भी पड़ा था और एसिटिक एसिड भी पड़ा था, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, एसिड पड़ा हुआ था, और इस सॉल्यूशन में ऐड किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब दो रिएक्शन होगा, पहले कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, देखो ध्यान सुनो। कभी भी वीक वाला रहता है तो दौड़ में पिछड़ जाता है, उसका रिएक्शन पहले नहीं होगा, और स्ट्रॉन्ग वाले का पहले रिएक्शन होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो पहले रिएक्शन किसका होता है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग वाला जब खत्म हो गया एसिड तो उसके बाद NaOH रिएक्ट करेगा वीक वाले के साथ, यानी पहले स्ट्रॉन्ग का रिएक्शन होता है। यानी पहला जो रिएक्शन होगा ये होगा बच्चे, क्या HCl महोदय थे, NaOH के साथ रिएक्शन किया और बनाया क्या, NaCl और क्या H2O। तो जैसे पहला वाला केस लिया था स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो ग्राफ हम यहां पे बना रहे हैं, ये क्या है कंडक्टेंस और ये क्या है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, बेस का। तो जब पहले NaOH HCl के साथ रिएक्शन किया तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो कंडक्टेंस घटेगा। ये पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, रीजन खुद ही समझते रहना है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि HCl हो गया खत्म हो गया तो एंड पॉइंट हुआ। अब ये तो HCl महोदय खत्म, अब ये NaOH और डालोगे, यानी इस पॉइंट के बाद ये पहला एंड पॉइंट हुआ। इस पॉइंट के बाद यदि बेस और ऐड कर रहे हो तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड के साथ, दूसरा रिएक्शन अब होगा। यानी अब एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, सॉल्ट बनाएगा CH3COONA और H2O। ये गरीब था, ये वीक एसिड था, तो वीक एसिड था और NaOH मिला तो ये क्या बन रहा है, सॉल्ट होता क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस की संख्या अब धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो गरीब था, इसके चलते बहुत कम कंडक्टेंस था, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हुआ B से C में कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हुआ, किसके चलते, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पैदा हो रहा है उसके चलते आयंस की संख्या बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये महोदय एसिटिक एसिड भी खत्म हो गए, NaOH इतना डाल दिया कि पहले ये खत्म हुआ फिर एसिटिक एसिड भी क्या हो गया, खत्म हो गया, और उसके बाद भी NaOH डालते ही रहे। यहां पर एसिटिक एसिड खत्म हो गया, ये फर्स्ट एंड पॉइंट हुआ, और ये कौन सा हुआ, सेकेंड एंड पॉइंट हुआ। यहां पर HCl खत्म हुआ, यहां पर एसिटिक एसिड, लेकिन एसिटिक एसिड को खत्म होने के बाद भी NaOH डाले तो क्या ऐड कर रहे हो, OH-, तो OH- डालने पर कंडक्टेंस क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि OH- कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। ABCD अगर कह दो तो यहां पर OH- कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, इसलिए C से D में आपका कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज करेगा। बात समझ आई, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। क्या समझाया,
अगर दो एसिड पड़ा, एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक, तो NaOH पहले स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग वाला पहला जो केस लिया था, H प्लस घटेगा इसलिए कंडक्टेंस घटा, HCl हो गया खत्म। फिर भी NaOH डाला, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आयंस की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। ये एसिटिक एसिड भी एक पॉइंट पे जाके खत्म हो गया और उसके बाद भी NaOH डाला, तो क्या ऐड कर रहे हो, OH माइनस। OH माइनस डाल रहे हो तो OH माइनस का भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। कितने एंड पॉइंट हुए, 2 एंड पॉइंट हुआ। पहले एंड पॉइंट पर HCl खत्म हुआ, दूसरे एंड पॉइंट पर एसिटिक एसिड खत्म हुआ, है कि नहीं। तो ये हुआ कंडक्टोमेट्री टाइटेशन। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुधवार से मैं शुरू करूँगा। जितने लोगों ने ऐप को सब्सक्राइब किया है, एनरोल्ड किया है, उनके लिए ये सेवा होगी, है कि नहीं। और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हम आपका इस साल यानी 12th का जितने भी टॉपिक्स वो कंप्लीट तो करवाएंगे, उसके डॉट भी क्लियर करवाएंगे, और बोर्ड का पूरा मटेरियल, जितने भी लास्ट ईयर के पेपर हैं, कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, सॉल्व किया जाता है, कैसे ट्रिक्स हैं, सब मैं आपको हेल्प करूंगा अपने ऐप के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जम के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए।